माननीय सदस्य डॉक्टर भागवत कराड़ 15 मिनट। माननीय उपसभापति महोदया, आज सभागृह में बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल आया है। हमारे कार्तिक शर्मा जी जो हमारे विद्वान सदस्य हैं, उनके माध्यम से ये बिल आया है, जिसके माध्यम से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र जो है, जो विचार है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र हमें बनाना है, तो विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अनुसंधान की जरूरत है। मुझे याद आ रही है लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे, उसी वक्त उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जो जवान दिन रात बॉर्डर पे मेहनत करते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं, तो उन्हीं के लिए जय जवान ये नारा था। और जो किसान दिन रात खेत में काम करके अनाज पकाते हैं, अनाज बनाते हैं और हम सब अन्नदाता बनते हैं, इसीलिए उन्होंने नारा दिया था जय किसान। उसके बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी, इन्होंने भी एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। तो जय विज्ञान के माध्यम से आपको सभी को मालूम है, सभी भारतवासियों को मालूम है, सभी दुनिया को मालूम है, उन्हीं के माध्यम से जो नारा दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और विज्ञान के माध्यम से राजस्थान में उन्होंने उनके माध्यम से एक अणुस्फोट किया था, और उसी वक्त भारत देश की ताकत सब दुनिया को मालूम पड़ी। और अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने अभी नारा दिया है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये ऐसा एक तरीका है, इसके माध्यम से भारत एक विकसित राष्ट्र बन सकता है, भारत एक विकसनशील देश बन सकता है। इसीलिए अनुसंधान को बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस दिया है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जैसे पहले सदस्य ने बताया कि हमारा भारत देश में 140 करोड़ जनता का ये देश है और ये यंगेस्ट देश है, यानी एवरेज एज ऑफ दिस पीपल और आवर सिटीजन्स इज 25 to 30 के भाई बीच में 65% है। वैसा ही हमारे देश में लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो यंगेस्ट देश, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। और अगर हम हमारा देश जाकर देखें, डाइवर्सिटी विथ यूनिटी, यानी अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषा हो, अलग अलग धर्म हो, अलग अलग पंथ हो, लेकिन राष्ट्र के लिए हम सब एक है। और इस राष्ट्र को अगर हमें विकसित करना है, तो हर एक को अनुसंधान के माध्यम से विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अनुसंधान की फैसिलिटी देना चाहिए। और मैं इसीलिए बताना चाहता हूं, अगर हम 10 साल का अगर फिगर निकालें, तो gross expenditure on research and development has doubled in the last decade। 2004 से 2014 तक अगर फिगर हम देखें तो 60,196 करोड़ थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में ये फिगर 2013 से 2014 तक 1,27,381 करोड़ हो चुकी है। ऑलमोस्ट मोर देन डबल रिसर्च के बारे में एक्सपेंडिचर हो चुका है। उतना ही नहीं तो मैं 2 साल से, यानी 2023-24 और 2024-25 और इसमें 1 लाख करोड़ अनुसंधान के लिए हमारे बजट में प्रोविजन किया है। एनीबडी इन एनी फील्ड, हमारा अगर कोई साइंटिस्ट हो, स्टूडेंट हो, अगर कोई रिसर्च कर रहा है, तो उसी के लिए उनको पैसा मिल सकता है। मैं अलग अलग सेक्टर में बताना सकता हूं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन अमृतकाल, और इसीलिए अनुसंधान को भी महत्व दिया है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया है, जिसके माध्यम से देयर इज अ यूनिफॉर्म रिसर्च इकोसिस्टम ब्रिजिंग द साइंसेस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस टू सपोर्ट आत्मनिर्भर भारत एंड विकसित भारत। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम that ensures ONOS. This is a scheme that is ensuring
nationwide access to the international research articles, which is very important research articles. Suppose there is कुछ अनुसंधान अमेरिका में हुआ है, कोई चाइना में हुआ है, तो that comes all over the journals. तो रिसर्च आर्टिकल्स हो, जर्नल्स हो, ये हमारे सभी स्टूडेंट्स को, साइंटिस्ट को, प्रोफेसर्स को पढ़ने को आना चाहिए, इसलिए दिस स्कीम है स्टार्टेड एंड इसके लिए बजट भी रखा है. उतना ही नहीं तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के माध्यम से इट एक्वायर नेशनल लाइसेंसेस फॉर ई जर्नल्स database from 30 major international publishers, granting access to all their journals. This initiative, that is ONOS, One Nation, One Subscription, this initiative benefits 1.8 crore students, faculty, researchers across all disciplines, including those in two-tier, three-tier cities, fostering both more than crores of people. ONOS, that is One Nation, One Subscription, is a crucial step in integrating India into the global research ecosystem by making high-quality scholarly knowledge and easy accessible. In March 2024, उसी वक्त के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया लॉन्च वन प्रोग्राम दैट इज आयुष ICMR, Advanced Central for Integrated Health Research at AIIMS, New Delhi. Dr. Mansukh Mandaviya ji has announced there is one more program on this Anushandhan, that is mega joint initiative between the Ministry of Health and Family Welfare and the Ministry of Ayush, which included the multicentric clinical trial on anemia. Anemia हम सभी को पता है, anemia के माध्यम से हीमोग्लोबिन कम होता है, और हीमोग्लोबिन अगर कम हुआ तो पेशेंट any disease can happen and patient not work. There is a joint effort on established Ayush ICMR Center for Integrative Health Research in AIIMS. जैसा हमारे पूर्व सभासद ने बताया कि artificial intelligence is also very important, and in India there are different scientists are working on the artificial intelligence. India is undergoing a major AI revolution under PM Prime Minister Modi ji's leadership, with the government actively building an AI ecosystem with affordable computing power, GPUs and research opportunities. India's AI mission and computerizing infrastructure is India Mission 2024 allocated 10,300 crore over 5 years to enhance AI capabilities. A high-end computing facility with 18,693 GPUs is being developed, making it one of the largest AI infrastructure globally. So we are aiming to work globally and to see how the India will have a merit in the globally in AI sector. India's AI database platform will provide startups and researchers with high quality and database to reduce innovation barriers. Large-scale non-personal database and will improve AI reliability in agriculture, AI in weather forecasting and traffic management. Similarly, the Centers for Excellence in AI are the ceiling. The government has established 3 centers of excellence for AI in the healthcare, agriculture and sustainable cities in New Delhi. Budget 2025 announces rupees 500 crore AI COE in education. 5 national centers of excellence will train youth in industry relevant AI skills in collaboration with the global firms, supporting the Make for India, Make for the World vision. India's indigenous AI models are, India's AI is funding the development of the indigenous AI models, including
large language models, and problem-specific AI solutions. Digital India will enable AI powerful language translation and voice-based internet access in Indian languages. Bharat Jain, the world's first government-funded multimodal LLM launched in 2024, will enhance the public service and citizen engagement. Sarwarm 1 and 2 billion parameters yet AI model support 10 major Indian languages for translation, summarization, and content generation. Chitralekha and one of the open source video transcriptions tool enable audio transcript editing in Indic languages. Everest, one multilingual AI system, currently supports 35 Indian languages with plans to expand to 90. AI for All, a self-learning online program under the Ministry of Education designated to raise public awareness about the artificial intelligence. Madam, this is about AI I was telling. As we are aware that India आज अगर हम पूरे दुनिया में देखें तो 5वीं इकोनॉमिक सिस्टम बन चुके हैं, 5वां हमारा नंबर है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जब शपथ ली थी उसी वक्त इंडिया का नंबर 10वां था, 10वें से हम 5वें नंबर पे आए हैं, लेकिन अभी हमें तीसरे नंबर पे जाना है। तो इसलिए इस सेक्टर में यानी इकोनॉमिक सेक्टर में भी हमें रिसर्च देखना है, रिसर्च क्या क्या होता है देखना है। मैं अभी माननीय सभासद यानी सभागृह को बताना चाहता हूं, जब प्राइम मिनिस्टर कुछ कांग्रेस के ज़माने में प्राइम मिनिस्टर ने उसी वक्त बताया था जब दिल्ली से हम 1 रुपया भेजो तो बेनिफिशियरी के अकाउंट में सिर्फ 15 पैसे जाते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जाम ट्राइनिटी आई है। जाम जे स्टैंड्स फॉर जनधन आधार, जनधन खाता, ये स्टैंड्स फॉर आधार एंड एम स्टैंड्स फॉर मोबाइल। जाम ट्राइनिटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिशियरी अकाउंट में हम पैसे दे सकते हैं। वैसे ही इकोनॉमिक सेक्टर में यूपीआई का जो इनोवेशन भारत ने किया है, जैसा हमारे अभी के सदस्य ने बताया था, यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन जो हो रहा है तो वर्ल्ड वाइज इट्स वेरी गुड ट्रांजैक्शंस हो रहा है। तो अभी जैसे पहले सदस्य ने बताया था कि डिजिटल इकोनॉमी फ्यूचर में आने वाले है और उसी लिए भी इनोवेशन होने की ज़रूरत है और हमारे इकोनॉमिक सेक्टर में भी डिजिटल इकोनॉमी के बारे में भी काम हो रहा है। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि अगर हमें भारत को विकसित भारत बनाना है तो अनुसंधान बहुत ही ज़रूरी है और अनुसंधान के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बन चुका है। ये अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड थ्रू द Act 2023, which came into effect in February 5th February 2024 for the fiscal year 24-25, and it has been allocated 966 crores. The Anusandhan National Research Foundation aims to receive funds amounting to rupees 50,000 crore during 23 to 28 in the form of funds for the innovation funds, science and engineering research fund for special purpose of the research. Key features of the NRF I will tell in the short to all my members. Key features of the Anusandhan National Research Foundation is global positioning initiatives. The ANRF has formulated progress aimed at enhancing India's position in key sectors globally, driving scientific advancements and fostering an innovative ecosystem. Electrical Vehicle Mobility Program, launched under the Mission for Advancement in High Impact Areas. This initiative addresses priority-driven, solution-focused research in mission mode. It encourages multi-institutional, multidisciplinary collaborations with close industry partnership. Industry partners are
required to contribute at least 10% of the project cost in cash. हम सभी को पता है कि electrical vehicles are very important nowadays, and the provision for this is also given in this Anusandhan National Research Foundation. Several programs have been formulated for promoting indigenous research and development in the country. They include Prime Minister Early Career Research and Grant. This scheme is very important for Anusandhan. This scheme supports early career in scientists, enabling them to undertake independent and impactful research to promote indigenous research and development. This is for the beginners of the scientists. Transformation of the institutions to global standards. Our institutions, it may be private, it may be government, but we want to do innovation in these institutions and we want to make this up to the global standards. And for this, there are certain schemes. ANRF, that is Anusandhan National Research Foundation, has developed program aimed at transforming institutions to meet global standards, promoting translational research and supporting basic research initiatives. These efforts ensure that scientists and researchers receive adequate resources and financial assistance to establish in a global presence. These initiatives reflect Anusandhan National Research Foundation commitment to advancing India's research and innovation landscape through strategic funding and collaborating programs. ANRF also formulated programs for transforming institutions to global standards, translation research, basic research promotions, etc. These schemes ensure providing proper resources and financial assistance to the scientists and researchers in their bids to carve out a niche at the global fortune. They can do some partnership also for research. If there is a partnership, there are schemes of the government for with the partnership also. If there is a partnership, then partnership for accelerated innovation and research. It is called PAIR, P-A-I-R. The Anusandhan National Research Foundation has launched the Partnership for Accelerated Innovation and Research, an initiative to enhance research capabilities of universities, particularly central and state public institutions in the country. PAIR means Partnership for Accelerated Innovation and Research. PAIR is a multi-institutional program to boost research capability of institutions where research is relatively at nascent stage, early stage, through a mentorship-driven hub and spoke framework by pairing them with well-established top-tier institutions. Research hub will be guide emerging institutions in research activities, provide access to harness their resources and expertise, thus bridging the gap between institutions and nurturing a robust research ecosystem in the country. Fund allocation for ANRF. The Anusandhan National Research Foundation aims to receive funds amounting to rupees 50,000 crore during 23 to 28 in the form of ANRF Fund, Innovation Fund, Science and Engineering Research Fund, Special Purpose Funds. A budgetary provisions of rupees 14,000 crore is made from the central government and remaining amount will be sourced through donations from any other source, including
from public sector and enterprises, the private sector and organizations, foundations and institutions. The main intention of this Anusandhan is to make our country number one in innovation, as well as to make our country a विकसित भारत. माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म ये सूत्र के माध्यम से अभी तक 40,000 से ही ज़्यादा रिफॉर्म्स हो चुके हैं और रिफॉर्म के माध्यम से अलग अलग पब्लिक के माध्यम से जो कुछ गाइडलाइंस आते हैं उसके माध्यम से रिफॉर्म्स किए जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के में, और रिफॉर्म के होने के बाद उसी तरह काम किया जाता है और लोगों को सुविधा मिलती है. द मेन इंटेंशन ऑफ दिस इज टू attention of the government in India to rapid evolution of emerging technologies, which the reshaping the global economics and power structures. It is mentioned that despite a strong research ecosystem in the country, fragmentation among institutions and industry players hampers innovation and delays commercialization. It is suggested that the unified strategic body is essential to accelerate breakthrough and integrate research with policy makings. The resolution urges the establishment of a council for future affairs to provide a unified framework for research driving innovations in AI, blockchain. 2 minutes, madam. 2 minutes बढ़ा दो साहब. ताली बजाओ ना. बहुत इम्पोर्टेंट है. The resolution urges the establishment of Council for Future Affairs to provide a unified framework for research driving innovation in AI, blockchain technology, as well as quantum computing, small nuclear energy, water reuse, and other emerging fields. The CFA may function as an apex body comprising the expert industry leaders, policymakers, global investors, academic institutions, and startups to ensure the multi-stakeholders approach. It is also suggested that the research and product development councils be created under CFA, each dedicated to specific technological field, alleging research and national priorities. Sufficient budgetary support be also allocated to fund long-term research, prototype development, and commercialization in collaboration with the industry and global investors. Additionally, CFA will set long-term national goals, define research objectives, and formulate policies for technology transfer and intellectual property management. The resolution also emphasizes the fostering international collaborations to attempt global expertise, funding, and technology partnership. The issue raised in the resolution have already been receiving appropriate attention from the Government of India through the Empowered Technology Group, the National Research Foundation Framework, etc. ETG will constituted with Cabinet approval on 19th February 2020. It serves an institutionalized structure to proactively oversee national policies on research, development and procurement and adoption of emerging technologies, ensuring India's leadership in critical domains such as artificial intelligence, blockchain, quantum computing, small modular nuclear energy and water reuse. The Government of India has launched Anusandhan, the National Research Foundation Framework, a comprehensive research and innovation strategy to strengthen India's
research and development system. Anusandhan aims to bridge the gap between research and industry, enhance interdisciplinary collaboration, and ensure that the critical and emerging technologies are effectively developed and commercialized. 2 minutes, madam. Last. वाजपेयी जी 2 मिनट मैडम, मैं इतना ही बताना चाहता हूं, हमें विकसित भारत बनाना है और विकसित भारत की नींव जो है ये रिसर्च में है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर एक सेक्टर में, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे इकोनॉमी यानी फाइनेंस हो, हर सेक्टर में रिफॉर्म्स हो रहे। और जहाँ जहाँ इनोवेशन के लिए जिस इंस्टीट्यूशन हो, यानी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, साइंटिस्ट हो, स्टूडेंट्स हो, उनके लिए फंड का प्रोविजन किया है। जैसे मैंने पहले ही बताया, दिए बजट में 1 लाख करोड़ का प्रोविजन है फॉर रिसर्च। लास्ट ईयर बजट में था और रिसर्च को प्रेफरेंस दिया जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा ही है, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। तो अनुसंधान के माध्यम से ही हम रिसर्च के माध्यम से ही भारत को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मेडिकल डॉक्टर। मैं बताना चाहता हूँ, जब भारत देश स्वतंत्र हुआ तो उस टाइम हमारी एज 35 ईयर्स थी, 35 to 37 ईयर्स, और अभी हम 70.5 एज इतना यहाँ तक पहुँचे हैं, यानी वी आर ऑलमोस्ट एट द ग्लोबल लेवल तक पहुँचे हैं। तो हमें हेल्थ में अगर रिसर्च करना है, हमारी एज बढ़ाना है, जैसे जापान की एज अभी 85 है, एवरेज एज 85 to 90, तो उसमें भी रिसर्च होना है। और रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए मेडिकल क्षेत्र में बहुत सारे प्रोविजन किया है। इन शब्दों के साथ मैं, हमारे कार्तिक शर्मा जी, आपने जो प्राइवेट मेंबर बिल लाया है वो बहुत ही अच्छा बिल है और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसके ऊपर काम चालू किया है। गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग दिस एंड गवर्नमेंट इन फेवर ऑफ दिस बिल, ऐसा मुझे लगता है। इन शब्दों के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य।